दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का रिवीजन क्लास लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सीमेंट। ओके, जिसको इंग्लिश में भी सीमेंट कहते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सीमेंट। ओके, तो चलिए सीमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि सीमेंट क्या होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सीमेंट का उपयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है, अर्थात सीमेंट भवन निर्माण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। ओके, सीमेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह जोड़ियां चिपकाना वाला होता है। और जो सीमेंट सबसे पहले जोसेफ आस्पर्डिन ने बनाया था। ओके, तो सीमेंट सबसे पहले किसने बनाया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो सीमेंट का जो निर्माण है वो सबसे पहले जोसेफ आस्पर्डिन ने बनाया था। ओके, उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। क्यों? क्योंकि इसकी जो कठोरता होता है वह पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूने पत्थरों जैसे थी, इसलिए इसका नाम उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। ओके, तो चलिए समझते हैं कि सीमेंट के अवयवों का प्रतिशत संगठन अर्थात सीमेंट का जो प्रतिशत संगठन होता है किस प्रकार से होता है। साइड एक सीमेंट के अवयवों का प्रतिशत संगठन। ओके, तो चलिए इसके प्रतिशत संगठन के बारे में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया पदार्थ सूत्र और प्रतिशत संगठन। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO 61 से 65% तक, सिलिका होता है SiO2 20 से 25% तक, एल्यूमिना होता है Al2O3 5 to 10% तक, मैग्नीशिया होता है MgO2 से 3% तक, आयरन ऑक्साइड होता है Fa2O3 से 1 से 2% तक। अर्थात इस प्रकार से सीमेंट का प्रतिशत संगठन होता है। ओके, सीमेंट का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो सीमेंट का निर्माण है उसको किस प्रकार से मैन्युफैक्चर अर्थात किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। ओके, तो चलिए इसके प्रोसेस को समझते हैं कि जो सीमेंट का जो निर्माण करने की जो प्रक्रिया अर्थात कितने चरणों में किया जाता है। तो पहला है 3 भाग चूने का पत्थर और 1 भाग चिकनी मिट्टी के मिश्रण को बारीक पीसकर एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है जिसका तापक्रम 1100 से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सबसे पहले 3 भाग चूने का जो पत्थर होता है और 1 भाग चिकनी मिट्टी के मिश्रण को बारीक पीसकर एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है जिसका तापक्रम कितना होता है? तो वह है 1100 से 1800 के डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ओके, तो चलिए चित्र 2 अर्थात चित्र 2 के माध्यम से समझते हैं कि इसका प्रोसेस किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं कि सीमेंट का निर्माण। ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जो 3 भाग चूने का जो पत्थर और 1 भाग चिकनी मिट्टी के मिश्रण को बारीक पीसकर एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल अर्थात जो कच्चा पदार्थ होता है वह इसको यहाँ डाला जाता है। 3 भाग चूने का पत्थर और 1 भाग चिकनी मिट्टी, उसके पश्चात उसको गर्म किया जाता है घोड़ी पट्टी में, जिसका जो तापक्रम होता है वह 1100 से 1800 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। दूसरा, 1100 डिग्री सेल्सियस पर चूने के पत्थर का तापीय वियोजन होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ओके, तो जो चूने का पत्थर था जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका तापीय वियोजन होकर अर्थात 1100 डिग्री सेल्सियस पर इसका तापीय वियोजन होता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में उपस्थित अन्य ऑक्साइडों से क्रिया करता है। तो जो CaO होता था, जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है वह मिट्टी में उपस्थित अन्य ऑक्साइडों से भी क्रिया करता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ क्रिया करता है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस, तो हमको क्या प्राप्त होता है? तो वह हम डाई कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है 2HCaO × SiO2। ठीक इसी प्रकार CaO किसके साथ क्रिया करता है? SiO2 के साथ क्रिया करता है सिलिका के साथ 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर, तो 3CaO × SiO2 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है। उसके पश्चात 3CaO + Al2O3 एल्यूमिना के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO × Al2O3 का निर्माण करता है। ओके, इसके पश्चात जो CaO होता है अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड होता है वह एल्यूमिना Al2O3 एवं Fe2O3 अर्थात आयरन ऑक्साइड के साथ क्रिया करके 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या बनाता है? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड 4CO × Al2O3 × Fe2O3
बनाता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि इसको किस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2CO इंटू ए प्लस SiO2, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुई, यहाँ पर जस्ट आप लोगों को इंटू में करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लगा डाउट लगा है, यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर इंटू। ओके, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4। ओके, तो यहाँ पर 2 से क्या लिखा गया, डाई लिखा गया, सी से कैल्शियम, और SiO2 क्या, सिलिकेट। ओके, SiO2 क्या होता है, सिलिकॉन, यहाँ पर एक साथ जुड़े गए तो क्या बन गया, सिलिकेट। अर्थात इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। 2 से अर्थात डाई, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। 3 किसी प्रकार 3 से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यहाँ पर भी 3 है मतलब ट्राई, और CaO मतलब कैल्शियम, और यहाँ पर सिलिकेट की जगह क्या है, Al2O3 अर्थात एल्यूमिना है, इस वजह से इसका नाम एल्यूमिनेट है। और यहाँ पर 4 है, इस वजह से यहाँ पर टेट्रा, C से कैल्शियम, यहाँ पर Al2O3 से क्या मतलब एल्यूमिनो, और Fe2O3 आयरन ऑक्साइड से फेराइड। तो इस प्रकार का जो नाम है वह टेट्रम कैल्शियम एल्यूमिनम फेराइड है। ओके, तो इस प्रोसेस को आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा। ओके, चौथा, भट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण छोटी छोटी कंकड़ों या गोली के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। ओके, तो जो भट्टी से प्राप्त जो सिलिकेट और जो एल्यूमिनेट का जो मिश्रण होता है वह छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में प्राप्त होता है, जिसको क्या बोला जाता है, उसको क्लिंकर कहते हैं। ओके, पांचवा, क्लिंकर को ठंडा करके उसमें 2 से 3% जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O मिलाया जाता है और मिश्रण को बारीक पीस लिया जाता है। तो इसके पश्चात जो क्लिंकर होता है उसमें उसको ठंडा करके उसमें 2 से 3% तक जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम का जो फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ओके, तो और इस मिश्रण को बारीक पीस लिया जाता है। ओके, तो चलिए अब इस सभी प्रोसेस को हम लोग क्या है, इस चित्र 2 के माध्यम से समझते हैं कि यह प्रोसेस किस प्रकार से होता है। जैसे कि हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं कि सीमेंट का निर्माण यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर चिमनी है, ये कच्चा पदार्थ है, घोड़ी भट्टी है, वायु, क्लिंकर, शीतकारक और सीमेंट। अर्थात इस प्रकार से इसका जो प्रोसेस होता है, इस प्रकार से सीमेंट का निर्माण होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें 3 भाग चूने का पत्थर और 1 भाग चिकनी की मिट्टी के मिश्रण को बारीक पीस कर क्या है, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चे पदार्थ, जैसे कि 3 भाग चूने का जो पत्थर और 1 भाग चिकनी मिट्टी को बारीक के मिश्रण को यहाँ पर क्या रखा है, रॉ मटेरियल अर्थात रखा जाता है। इसको क्या किया जाता है, उसके पश्चात इसको बारीक पीस कर एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है जिसका तापक्रम 1100 से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अर्थात कच्चा पदार्थ 3 भाग चूने का पत्थर और 1 भाग चिकनी के मिट्टी को यहाँ पर क्या है, घोड़ी भट्टी में गर्म किया जाता है। ओके, तो गर्म करने के पश्चात क्या होता है, यह इसका क्या होता है, तापीय वियोजन होता है। ओके, इसके पश्चात क्या होता है, जो भट्टी, इसके पश्चात क्या होता है, जो अभिक्रिया के पश्चात जो भट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का जो मिश्रण होता है वो छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में प्राप्त होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लिंकर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लिंकर में क्या करते हैं, जो आप लोग इसमें याद रखिएगा, क्लिंकर को क्या करता है, इसमें जो सिलिकेट और जो एल्यूमिनेट का जो मिश्रण होता है उसको ठंडा करने के पश्चात उसमें 2 से 3% तक जिप्सम मिलाया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर बाल मिल होता है। यहाँ पर बाल मिल में क्या होता है, यहाँ पर बाल मिल में इसको पीसा जाता है, उसके पश्चात सीमेंट का निर्माण होता है। अर्थात इस प्रकार से सीमेंट का निर्माण होता है। ओके, तो यहाँ पर कच्चा पदार्थ होता है, चूने का पत्थर और चिकनी मिट्टी, यहाँ पर क्या है, इसको मिश्रण किया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर घोड़ी भट्टी में गर्म किया जाता है। घोड़ी भट्टी में गर्म करने की पश्चात जो क्या होता है, जो सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण छोटे छोटे क्या होता है, कंकड़ों के रूप में प्राप्त होता है, जिसको क्लिंकर कहता है। ओके, तो क्लिंकर के पश्चात इसमें क्या किया जाता है, इसको ठंडा किया जाता है, शीतकार का था इसको ठंडा किया जाता है। ओके, तो ठंडा करने के पश्चात इसमें 2 से 3% तक जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम मिलाने के पश्चात इसको एक बाल मिल होता है, उस बाल मिल में पीसा जाता है। बाल मिल में पीसकर सीधा डायरेक्ट सीमेंट का निर्माण होता है। अर्थात इस प्रकार से क्या होता है, सीमेंट बनाने की प्रक्रिया, सीमेंट बनाने का प्रोसेस होता है। ओके, सीमेंट का जमना, सेटिंग ऑफ सीमेंट। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो सीमेंट का जमना था, सीमेंट किस प्रकार से जमता। ओके, तो सीमेंट को क्या है, रेत और पानी के साथ मिलाकर रखने से यह पत्थर के समान कठोर हो जाता है। इस प्रकार से सीमेंट जम जाता है। ओके, सीमेंट कब जमता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि सीमेंट को रेत और पानी के साथ मिलाकर रखने से यह पत्थर के समान कठोर हो जाता है। ओके, तो इस वजह से क्या है, सीमेंट के जमने की गति को धीमा करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो सीमेंट होता है उसमें जो जिप्सम होता है वह क्यों
मिला जाता है। ओके, तो सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिला जाता है अर्थात सीमेंट के जो जमने की जो प्रक्रिया होता है उसकी गति को धीमा करने के लिए जिप्सम मिला जाता है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिला जाता है? तो सीमेंट के जमने की गति को धीमा करने के लिए जिप्सम मिला जाता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रवाह आरेख फ्लो चार्ट एक सीमेंट बनाने की विधि। ओके, तो चलिए सीमेंट बनाने की जो विधि है उसको हम लोग फ्लो चार्ट अर्थात प्रवाह आरेख के माध्यम से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है चूना पत्थर प्लस चिकनी मिट्टी, उसको उचित अनुपात में मिलाकर पीस कर क्या किया जाता है, घोड़ी भट्टी में डाला जाता है। घोड़ी भट्टी में गर्म करके क्लिंकर में डाला जाता है। क्लिंकर में ठंडा करने के बाद 2 से 3% जिप्सम मिलाकर बाल मिल में पीस कर उसके पश्चात सीमेंट का निर्माण होता है। तो चलिए इस प्रोसेस को अर्थात इस प्रवाह आरेख को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी को क्या किया जाता है, उचित अनुपात में मिलाकर पीस कर घुटली भट्टी में डाला जाता है। ओके, तो घोड़ी भट्टी में डालने के पश्चात इसमें क्या किया जाता है, घोड़ी भट्टी में डालने के पश्चात वहां पर गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के पश्चात जो सिलिकेट और एल्यूमिनेट का जो मिश्रण होता है छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में प्राप्त होता है। ओके, जिसको क्या बोलते हैं, क्लिंकर कहते हैं। तो क्लिंकर में इसको ठंडा करने के बाद इसमें 2 से 3% जिप्सम मिला जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना कि जिप्सम क्यों मिला जाता है। जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सीमेंट की जमने की जो गति होता है उसको धीमा करने के लिए जिप्सम मिला जाता है। ओके, तो सीमेंट में ठंडा करने के पश्चात इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। इसके पश्चात 2 से 3% जिप्सम मिलाकर इसको बाल मिल में लेगा जाता है। तो बाल मिल में इसको क्या किया जाता है, बाल मिल में इसको पीसा जाता है। इसके पश्चात सीमेंट का निर्माण होता है। अर्थात इस प्रकार से सीमेंट निर्माण के जो प्रोसेस अर्थात उसका जो व्यवहार है क्या फ्लो चार्ट इस प्रकार से होता है। तो आई होप आप लोगों को सीमेंट बनाने की विधि का फ्लो चार्ट प्रवाह आरेख समझ आ होगा कि किस प्रकार सीमेंट को बनाया जाता है। ओके, तो इसमें याद रखिएगा सबसे पहले चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी को उचित अनुपात में मिलाकर उसको वो पीस कर क्या है घोड़ी भट्टी में डाला जाता है। घोड़ी भट्टी में यहाँ पर गर्म किया जाता है, जिसके पश्चात जो सिलिकेट और एल्यूमिनेट का जो मिश्रण होता है छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में प्राप्त होता है, जिसको क्लिंकर कहते हैं। इसके पश्चात क्लिंकर में इसको ठंडा करने के बाद इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम मिलाने के पश्चात इसको बाल मिल में क्या किया जाता है, यहाँ पर पीसा जाता है। बाल मिल में इसका पीस कर यहाँ पर सीमेंट का निर्माण होता है। अर्थात इस प्रकार से जो सीमेंट होता है उसका निर्माण होता है। ओके, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में क्या है, सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में सीमेंट उद्योग है रायपुर, बिलासपुर और बलौदाबाजार। ओके, तो छत्तीसगढ़ के इन जिलों में सीमेंट उद्योग है वो कहाँ कहाँ है, तो रायपुर में है, बिलासपुर में है और बलौदाबाजार में है। ओके, तो आई होप आप लोगों को सीमेंट के बारे में समझ आया होगा कि सीमेंट क्या होता है एवं सीमेंट निर्माण की विधि क्या होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने सीमेंट किस प्रकार से जमता है एवं छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है उपस्थित है इसके बारे में जाना। तो आई होप आप लोगों को सीमेंट के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच, जिसको इंग्लिश में ग्लास कहते हैं। ओके, तो चलिए कांच के बारे में समझते हैं कि कांच या ग्लास क्या होता है। कांच सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण है। ओके, तो कांच क्या होता है, तो कांच एक सिलिका और जो कांच क्या होता है, तो कांच सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है। यह एक अक्रिस्टलीय कठोर भंगुर पारदर्शी आभासी ठोस होता है। ओके, तो यह अक्रिस्टलीय होता है, कठोर होता है, भंगुर होता है, पारदर्शी तथा आभासी ठोस होता है। ओके, वास्तव में कांच एक अति शीतल द्रव है जिसमें बहने का गुण होते हुए भी ठोस दिखाई देता है। ओके, तो वास्तव में जो कांच होता है क्या होता है, एक अति शीतल द्रव होता है जिसमें तो बहने का गुण होता है फिर भी यह ठोस दिखाई देता है। कांच का सामान्य सूत्र है वह XR2O इंटू YMO इंटू 6SiO2 होता है। ओके, तो जो कांच का सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, XR2O YMO इंटू 6SiO2 होता है। ओके, जहां R एक संयोजी क्षार धातु सोडियम पोटेशियम, यहाँ पर जो R क्या है वह एक संयोजी धातु है जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम होता है आदि होता है। यहाँ पर जो M है वह द्विसंयोजी धातु जैसे कि बेरियम, कैल्शियम और पैलेडियम अर्थात लेड और क्या होता है जिंक आदि होता है। ओके, और X और Y अणुओं की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर जो X एवं Y है वो किसको प्रदर्शित करता है, यह अणुओं की जो संख्या उसको प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक संयोजी क्षार धातु क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पर जैसे कि सोडियम और पोटेशियम इसका जो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है अर्थात उसका संयोजकता एक होता है, इस वजह से यहाँ पर एक संयोजी क्षार
बताकर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर द्विसंयोजित धातु क्यों बताकर, क्या क्योंकि इसका जो संयोजकता होता है जैसे कि इस एलिमेंट का तो वह 2 होता है, इस वजह से यहाँ पर द्विसंयोजित धातु बताया गया है। ओके, अब यहाँ पर जो x और y है किसको प्रदर्शित करता है, यह अणुओं की संख्या को दर्शाता है। ओके ओके, तो आप लोग इसका नाम याद रखिएगा कि इसका जो नाम पीबी है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है पैलेडियम। ओके, तो इसका नाम क्या है, पैलेडियम है। पीबी का इसका नाम क्या है, पैलेडियम है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि कांच का उत्पादन, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास अर्थात कांच का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। ओके, पहला सिलिका रेत के रूप में, सबसे पहले क्या किया जाता है, सिलिका लिया जाता है रेत के रूप में। दूसरा क्षार धातु लिया जाता है सोडियम कार्बोनेट या कार्बन मिश्रित साल्ट केक Na2SO4+ या पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में लिया जाता है। ओके, इसके पश्चात तीसरा द्विसंयोजक धातु लिया जाता है कैल्शियम चूने के पत्थर के रूप में, लेड लिजात PbO या सिंदूर Pb3O4 के रूप में लिया जाता है। चौथा ऑक्सीकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ विरंजक मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 या सोडियम नाइट्रेट NaNO3 लिया जाता है। पांचवा है कलेट लिया जाता है कांच के टूटे हुए टुकड़े के रूप में। छठवा है रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, कांच को रंग प्रदान करने के लिए विभिन्न यौगिकों का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ है, तो चलिए हम लोग रंग प्रदान करने वाले पदार्थ के बारे में समझते हैं। तो इस प्रकार से जो कांच का उत्पादन है वह इसको लिए उपयोगी जो पदार्थ होता है उसको लिया जाता है। ओके, साइडी 2 कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थों के, तो चलिए समझते हैं कि कांच को रंग प्रदान करने वाले कौन कौन से पदार्थ होते हैं। जैसे कि कांच का रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, जैसे कि हरे रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वह क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा। पीला रंग कैडमियम सल्फाइड के द्वारा। लाल रंग कॉपर ऑक्साइड के द्वारा। बैगनी मैग्नीज ऑक्साइड के द्वारा एवं नीला कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास अर्थात जो कांच का निर्माण करने के लिए किन किन पदार्थों को उपयोग में लिया जाता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग चित्र 3 में देख सकते हैं कि टैंक भट्टी में कांच का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर वायु है, ईंधन गैस, अवशिष्ट, यहाँ पर गैस, यह क्या है, पिघला हुआ कांच है। यहाँ पर टैंक में क्या है, पिघला हुआ कांच है, यह ज्वलनशील ईंधन गैस है। ओके, तो चलिए इस भट्टी में समझते हैं कि इस भट्टी में किस प्रकार से जो प्रोसेस होता है उसको किस प्रकार से किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर भट्टी में निम्नलिखित क्रिया होता है, जैसे कि NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, वो सिलिका के साथ क्रिया करके Na2SiO3 क्या बनाता है, सोडियम सिलिकेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वह सिलिका के साथ क्रिया करके CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। ओके, उसके पश्चात जो Na2SiO3 जो Na2SiO3 होता है क्या होता है, सोडियम सिलिकेट। ओके, तो जो सोडियम सिलिकेट होता है वह कैल्शियम सिलिकेट के साथ सिलिका के साथ एवं सिलिका के साथ क्या है क्रिया करके कांच का निर्माण करता है। Na2O × CO × X6SiO2 इन सभी जो कांच है उसका निर्माण करता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो Na2 इस समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर Na2 अर्थात जो सोडियम 2 है, तो यहाँ पर भी सोडियम 2 है कांच। ओके, उसके पश्चात लिया गया है जो SI लिया गया था, जो सिलिका वो कितना सिलिका है, तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 4 अर्थात 6 सिलिका है, तो इस वजह से यहाँ पर 6 सिलिका लिया गया है। जो ऑक्सीजन की संख्या कितना, 6 दूनी 12 13 और 1 14 है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है, कितना हुआ 3 3 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, तो 8 और 6 कितना हुआ, तो वह है 14। तो इस प्रकार से यहाँ पर 14 ऑक्सीजन है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितना है, तो वह है 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। तो इस प्रकार से जो समीकरण है वह संतुलित होता है। इस प्रकार से जो कांच का निर्माण की जो प्रक्रिया होता है वह इस प्रकार से होता है। ओके,
ओके, तो आप लोग इसके साथ याद रखिएगा कि जो इस कांच क्या है, इस पिघले हुए ये जो कांच होता है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, वह पिघले हुए कांच के रूप में प्राप्त होता है। तो इस पिघले हुए कांच से अनुभवी कारीगर जो ब्लूअर या फूकनी की सहायता से क्या करता है, इच्छित आकार की वस्तुएं बनाता है, अर्थात अपने इच्छा के अनुसार की यदि कोई भी वस्तु बनाना होता है तो उसके अनुसार से बनाता है। ओके, तो जो आजकल अभी आधुनिक समय में क्या होता है, यह काम बड़े बड़े कारखानों में सांचे के में ढालकर मशीनों के साथ से कम समय और कम लागत में किया जाता है। ओके ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो कांच की वस्तुओं को बनाते समय अचानक ठंडे करने पर क्या करता जाता है, वह टूट जाता है। इसलिए टूटने से बचाने के लिए उन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही तापानुशीलन तापानुशीतन या एनेलिंग कहते हैं। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो तापानुशीतन या एनेलिंग क्या होता है, तो कांच की वस्तुओं को बनाते समय अचानक ठंडा करने पर वह टूट जाता है। इसलिए टूटने से बचाने के लिए इन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही तापानुशीतन या एनेलिंग कहते हैं। ओके, तो चलिए आई होप आप लोगों को कांच निर्माण का जो प्रक्रिया है वह समझ आया होगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रवाह आरेख फ्लो चार्ट के बारे में समझते हैं। प्रवाह आरेख फ्लो चार्ट टू कांच बनाने की विधि। ओके, तो चलिए कांच बनाने की जो विधि जो प्रोसेस था उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि प्रदर्शित है, सोडियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, क्लेट और रेत सभी को आपस में क्या करता है, मिश्रण करते साथ मिलाकर टैंक भट्टी में डाला जाता है। इसके पश्चात हमको पिघला हुआ कांच प्राप्त होता था, जैसे कि आप लोग हमें इस टैंक में देख सकते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें डाला जाता है तो हमको पिघला हुआ कांच प्राप्त होता है। ओके, तो अब इस पिघला हुआ कांच को क्या करता है, फूकनी से आकार दिया जाता है। इसके पश्चात इसका तापानुशीतन किया जाता है, अर्थात इसको टूटने से बचाने के लिए इनको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इसके पश्चात कांच की जो वस्तु है तैयार हो जाता है। इस प्रकार से जो कांच बनाने की विधि या जो कांच बनाने का प्रोसेस होता है। तो चलिए इसको और समझते हैं कि जो कांच बनाने की विधि या जो प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला क्या है, Na2CO3। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर एवं क्लेट तथा रेत इस सभी को क्या है मिश्रण करके टैंक भट्टी में डाला जाता है। इसके पश्चात पिघला हुआ कांच प्राप्त होता है। ओके, अब पिघले हुए कांच को क्या है फूकनी से आकार दिया जाता है। इसके पश्चात इसका तापानुशीतन किया जाता है, अर्थात इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इसके पश्चात जो कांच की जो वस्तु है वह तैयार हो जाता है। इस प्रकार से जो कांच बनने की जो प्रक्रिया जो प्रोसेस है वह होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन तथा अपमार्जक, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ओके, तो चलिए साबुन तथा अपमार्जक के बारे में समझते हैं कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होता है। तो चलिए साबुन तथा अपमार्जक के बारे में जानते हैं। साबुन क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, जिसको RCOOM के द्वारा व्यक्त करते हैं। RCOOM के द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके, तो साबुन क्या होता है, तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, जिसको RCOOM के द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके, अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट भी बोला जाता है। तो चलिए अपमार्जक के बारे में समझते हैं कि अपमार्जक क्या होता है। तो अपमार्जक क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं की सफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो पदार्थ होता है उसी को ही अपमार्जक या डिटर्जेंट्स कहते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं की सफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को अपमार्जक या डिटर्जेंट्स कहते हैं। ओके, जो अपमार्जक होता है वह सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के लवण होते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि साबुन क्या होता है, यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि जो अपमार्जक होता है वह सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के लवण होते हैं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि किस प्रकार से जो इसके द्वारा क्या है साबुन तथा अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो साबुन को जो साबुन होता है उसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, उसको RCOOM के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो साबुन क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम और पोटेशियम लवण होता है, जिसको RCOOM के द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके, तो साबुन को जल में विलय करने पर क्या होता है, जो साबुन धातु आयन M+ और RCOO माइनस आयन में विभक्त हो जाता था। इसको क्या है जल में विलय करने पर क्या करता है, तो यह दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से, तो पहला है M+ में और दूसरा RCOO माइनस में, अर्थात
RCOO- एवं M+ में क्या है विभाजित हो जाता है, किसमें, जब जल में घोला जाता है तब। तो RCOO- आयन के दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोजन जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R होता है जो कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ बनाती है, कौन, तो वह है R, तथा तेल के अणुओं से जुड़ जाता है, कौन सा भाग, तो वह है R भाग। ओके, जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R होता है वह। जो दूसरा भाग होता है COO- भाग क्या है, जो सिर बनाता है जल में विलय होता है, अर्थात ये जल में क्या हो जाता है, वह घुल जाता है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से कपड़ों को स्वच्छ या फिर साफ किया जाता है। ओके, जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबोया जाता है तो साबुन का जो ऋण आयन होता है तेल मैल के चारों ओर गोली आकार में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा पूंछ अंदर की ओर तथा COO- वाला सिरा बाहर की ओर कांटों की तरह निकल जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर RCOO- क्या होता है, ये क्या करता है, इसके दो भाग होते हैं। तो पहला एक R क्या होता है, लंबी हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला होता है, तथा जो COO- क्या होता है, ये दूसरा भाग होता है जो उसका सिर बनाता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र 4 अ ब तथा स साबुन का मिश्रण इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो पहला में दर्शाया गया कार्बोक्सिलेट आयन के भाग, जैसे कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R बनाता है वह, यह इसका पूछ है, जबकि जो COO- का बनाता है इसका सिर बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक कपड़े का मैल है तो व्यवस्थित COO- तो क्या बनाता है, मैल के चारों ओर साबुन, अर्थात जो COO- होता है वह मैल के चारों ओर बढ़ जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके पश्चात क्या बनाता है, मिसेल का बनाता है, जो माइनस होता है वह जो चारों ओर क्या बनाता है, एक आवरण बना लेता है, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसके पश्चात मैल हटाने से साबुन का प्रभाव आता है, जिस प्रकार से ये जो COO- होता है वह मैल के चारों ओर वितरित हो जाता है, जिसको रगड़ने पर क्या हो जाता है, जो जो क्या होता है, जो गंदगी होता था, जो तेल या फिर जो गंदगी होता है वह कपड़े से बाहर हो जाता है। इस प्रकार से जो कपड़ा होता है वह स्वच्छ हो जाता है। ओके, इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करता है। इस प्रकार से जो साबुन का जो अणु होता है क्या करता है, मिसेल का संरचना तैयार करता है। मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाता है, इस प्रकार एक कोलाइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है। ओके, तो मैल हटाने में क्या जो साबुन का प्रभाव था, इस प्रकार से इसको रगड़ने पर जो COO- होता है अर्थात जो मल होता है, अर्थात जो भी जो गंदा होता है वो क्या होता है, जो कपड़े से वह बाहर रगड़ने पर क्या हो जाता है, वह बाहर निकल जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि साबुन का मिश्रण किस प्रकार से होता है। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो साबुन के द्वारा साबुन या पाउडर के द्वारा किस प्रकार से कपड़े को स्वच्छ किया जाता है। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबोया जाता है तो जो साबुन का जो ऋण आयन होता है, जो COO- आयन होता है, जो तेल या मैल के चारों ओर जैसे कपड़े का मैल है तो वह मैल के चारों ओर साबुन क्या होता है, इस प्रकार से गोली आकार में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा वह पूंछ अंदर की ओर होता है, यथा जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या है अंदर की ओर होता है, तथा जो COO- वाला जो सिरा होता है वह बाहर की ओर होता है, बाहर की तरह कांटों की तरह निकला रहता है, जैसे कि हम लोग मिसेल का बनना इसमें देख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से साबुन के अणु मिसेल का निर्माण करते हैं, अर्थात इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसके पश्चात मिसेल की कण पानी में वितरित हो जाता है, अर्थात वह अलग अलग भागों में क्या होता है, वितरित हो जाता है। इस प्रकार एक कोलाइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है, अर्थात इस प्रकार से जो मैल हटाने में साबुन का अर्थात इस प्रकार से इसको हम लोग रगड़ते हैं तो जो COO- होता है वह हम जल की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है। इस प्रकार से जो कपड़ा होता है वह स्वच्छ हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।